नमस्कार जी, नमस्कार 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 जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई, कैसे हो? दिखाई सुनाई दे रहा हूँ। कैसे हो? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, नमस्ते, नमस्कार जी, नमस्कार भाई। शुभांश, शिवानी, राजकुमार, ओहो, मीत, भारती, प्रेरणा, प्रीतम, नीतू, पूजा, निधि, अंजलि, अंजलि भी है यहाँ, अंजलि, गरिमा जी भी हैं, योगेश भी है भाई, रविंद्र, देवांशी जी भी हैं, यश वर्मा जी भी हैं। चलिए जी, बहुत दिनों बाद दिखे हैं। हाँ बिल्कुल भाई। वो डायलॉग है ना भाई, तेको का लगा था, तेको का लगा था, नहीं लौटेंगे। गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो भाई यार, चैट वैट चल पड़ी। रिफ्रेश कर देना एक बार, पीछे चल रहा हो तो। स्मार्ट लग रहे हो सर गुरु जी। अब पता है मुझे यार, मैं स्मार्ट हूं। ऑब्वियस बात मत बोला करो, ऑब्वियस बात मत बोला करो। ठीक है मास्टर। चल, करूं शुरू? अरे करूं शुरू? चलो चलो मास्टर जी, शुरू करो। तो बच्चों, अपन आज पढ़ने वाले हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। और मैं बच्चों आपको बहुत बार बोल चुका हूं, हर बार बोलता हूं, अगर आपको CSIR नेट क्वालिफाई करना है तो आपको मेजर फोकस फिजिकल केमिस्ट्री पे रखना ही पड़ेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि सर ये फॉर्मूला बेस्ड है, पहली बात। दूसरा सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे भी आ जाते हैं, सिंपल फॉर्मूला अगर पता हो तो उस पे भी सवाल होते हैं। दूसरा, हल्का सा कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है जी, सह लेंगे, इतना सह सकते हैं अपन। एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, बिल्कुल वो भी नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है जी, वो भी नहीं छोड़ना है। बट कंडीशन क्या है बच्चों, आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, कंपैरेटिवली इजी आती है दोस्त, है ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तेरे से, मान ले ऑब्वियसली ना बच्चों, CSIR नेट की परीक्षा देते हो आप, मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। CSIR नेट की जब आप परीक्षा देते हो, उसमें वो 60 क्वेश्चन देता है पार्ट सी में, जिसमें से 25 करने होते हैं। मतलब बाकी वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा ना, जो तुझे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो तुझे छोड़ने ही पड़ेंगे। वो रिसर्च से डालता है, डाटा एनालिसिस के बेसिस पे। वो तो भैया वो छोड़ने के लिए ही डाले जाते हैं, ऐसे सवाल छोड़ने के लिए ही डाले जाते हैं बच्चों। तो अपन को मेजर फोकस उस पर नहीं करना है, क्योंकि 60 में से वो 25 करने को बोलेगा। 25 में से भी ऑब्वियसली 25 कर लिए तो तेरे 100 नंबर आ जाएंगे। मेरी बात समझना जरा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हां, 60 में से 25 तो करने हैं, तो डेफिनेटली वो 60 में से जो 25 अपन को मिलेंगे ना, जो 35 अपन को छोड़ने हैं और 25 जो करने हैं, वो डेफिनेटली हमारे देखे, हमारे सुने, हमारे पढ़े हुए में से आएगा ही आएगा। अबे 60 में से 25 तो प्रोबेबिलिटी, इतनी तो प्रोबेबिलिटी है ना भाई, 50% से 50% के लगभग तो प्रोबेबिलिटी है ना। इतनी प्रोबेबिलिटी तो रख के चलेंगे ना अपन की, जो कॉपी में लिखा हुआ वो आएगा, हाँ कि ना। तो ये बात ध्यान रखना अपने दिमाग में, पहले बता रहा हूं, पढ़ना अलग बात है और परीक्षा को क्रैक करना अलग बात है। दोनों बातें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। तुम CSIR नेट दे रहे हो तो आपको उस परीक्षा का सब कुछ पता होना चाहिए, किस तरीके से मैं अपनी प्रेपरेशन को मोल्ड करूं। ये बात मैं अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज से लेके जब तक तुम्हारी परीक्षा नहीं हो जाती, मैं ही मैं हूं। वाह वाह, मैं ही मैं हूं और तू ही तू है, ठीक है। इट मींस अपनी अब कहानी फिजिकल की चलने वाली है।
गो थ्रू अपन काइनेटिक्स के बाद आई गेस क्वांटम पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी अपना हो गया है, सॉलिड स्टेट भी हो चुका है। तो अब जो मेजर मेजर टॉपिक है, मतलब अब ये मान के चलो कि आपका केमिकल काइनेटिक्स और फोटोकेमिस्ट्री मिला के 20 नंबर का पूछा जाता है, और सेम ऐसे क्वांटम केमिस्ट्री लगभग 30 नंबर का। तो अब अपन 50 नंबर के आसपास का, 50 से 60 नंबर का पढ़ने वाले हैं। 60 नंबर की बोल दिया मैंने क्योंकि स्पेक्ट्रा भी आता है, वो भी पूछ लेता है कई बार। पिछली बार तो 4 नंबर का ही पूछा था, बट 4 से 8 या वो 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। वो 8 नंबर का तो डेफिनेटली आता ही आता है ऑन एन एवरेज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको 60 नंबर की कहानी अपन पढ़ने वाले हैं डेफिनेटली फॉर श्योर। मैं जैसे पहले बता चुका हूं, पेपर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जिन भी बच्चों को ऐसे लग रहा है कि सर मेरे से ना ये सारे कुछ, तो तू ये बात ध्यान रखना कि जो तू पढ़ रहा है वो तुझे डेफिनेटली आना चाहिए। आई होप सो तू मेरी बात समझ पा रहा है। आइए मैं शुरू करता हूं। सो गाइज, आज की क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं, दैट टॉपिक इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज केमिकल काइनेटिक्स। सभी बच्चे 12वीं कक्षा करके आए हैं, और आई होप सो अगर सारे 12वीं कक्षा करके आए हैं तो ये चैप्टर तो पक्का ही पढ़ा होगा। बोलो रे, पक्का पढ़ा है सबने? सबने पक्का पढ़ा है चैप्टर, पर वैसा नहीं पढ़ा होगा जैसे अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने सॉलिड स्टेट पढ़ा था और उस पर कुछ सवाल किए थे। आज की क्लास में अपन एक तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे और उसका रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। मैं पहले बता रहा हूं, पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि तू 2 चैप्टर पढ़ चुका है मेरे से, तो तुझे अब आइडिया हो चुका है कि पहली क्लास ही वो क्लास होगी जिससे तुझे ये आइडिया हो जाएगा कि मास्टर जी आप क्या क्या हेडिंग लिखने वाले हो, यस और नो। और इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा, इट इज मच कंपैरेटिवली इजियर। सॉलिड स्टेट पढ़ा, वो भी इजी है, ये उनसे भी इजी है, ये उनसे भी इजी है भाई। अगर कोई मुझसे आके कहे कि बताओ सर फिजिकल केमिस्ट्री में मुझे कुछ नहीं आता, अभी मैं रद्दी हूं भाई और मुझे नेट का पेपर देना, तो बता फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर बोलूं या कौन सा चैप्टर करूं। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको पहला चैप्टर यही बोलूंगा, केमिकल काइनेटिक्स। क्यों? स्कोरिंग है, दूसरा इजी है, हां थोड़ा सा 15-16 लेक्चर का है, बट अगर आपको ये 15 से 20 नंबर देके जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें इतने टाइम लगाने पे। आई गेस अब मैंने आपको इस चैप्टर की एक इंपॉर्टेंस बता दी है आपके CSIR नेट प्रिपरेशन में, तो बिना किसी देरी के आइए मैं शुरुआत करता हूं। फास्टैग बैच में ये दोनों पे सेम पढ़ाओगे, यहां कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। आप फास्टैग, अच्छा ये बताओ कौन कौन से बच्चे फास्टैग से पढ़ रहे हैं? फास्टैग से कौन कौन पढ़ रहे हैं? ये भी पंगे है ना भाई तुम्हारे। जो शोध प्रो वाले होंगे ना वो फास्टैग से भी पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों एक ही बैच से पढ़ो, या तो आप वहीं पढ़ लो, या तो आप वहीं पढ़ लो, या आप यहां पढ़ लो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि जो टॉपिक वहां हो रहा है वो यहां नहीं होगा, यहां भी होगा। ये उनके लिए बोल रहा हूं, देखो प्रो बैच जो होता है, प्रो जिनने प्रो बैच लिया उनको सब एक्सेस दे रखा होता है। तो वो जैसे शोध फास्ट ट्रैक में मैं केमिकल काइनेटिक्स ही पढ़ा रहा हूं, तो आप ये ध्यान रखना कि या तो आप वहीं से पढ़ लो अगर आप वहां से पढ़ना शुरू कर चुके हो, तो नहीं तो आप यहां से पढ़ो, क्योंकि यहां पे मैं थोड़ी डिटेलिंग से चलूंगा। डन? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, शुरू करता हूं। मैं ऊपर हेडिंग लिखना शुरू कर चुका हूं, केमिकल काइनेटिक्स। सारे बच्चे अपनी कॉपी में केमिकल काइनेटिक्स जरूर लिख ले। एक बात तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा ही, फॉर श्योर बोलूंगा बच्चों, और इस बात का आपको प्राउड भी होना चाहिए कि जितने भी बच्चे लाइव आते हैं ना, वो डेफिनेटली सीरियस है, वो डेफिनेटली जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है जो रिकॉर्डेड आ रहे हैं वो नहीं करेंगे, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं। बट हां, जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, जो एटलीस्ट इन सेशनों को ले रहे हैं, कई बच्चे ऐसा करते हैं, और मैंने अभी देखा भी था कुछ दिन पहले, कई बच्चों ने कोर्स ले रखा और देखते ही नहीं है। ठीक है, तो उनका तो कुछ होना ही नहीं है भाई, उनका कुछ नहीं होना है, उनका कुछ होना ही नहीं है। यह बात ध्यान रखना बच्चों। एटलीस्ट तुम अपनी प्रेपरेशन को कर तो रहे हो, तुम कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो ना। वही कहते हैं ना कि नो प्रोसेस इज बेटर देन स्लो प्रोसेस, सॉरी स्लो प्रोसेस इज बेटर देन नो प्रोसेस, है ना। प्रोसेस चाहे धीरे है पर प्रोसेस है, राइट ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए मैं शुरू करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात। जो भी बात बोलूंगा सवाल दिखाते चलूंगा, ठीक है, और इजीएस्ट चैप्टर इसको ही प्रूव करूंगा। तो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स क्या है सर? केमिकल काइनेटिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आपका तरीका हमें पता है, और पिछले कुछ लेक्चर्स में या कुछ चैप्टर्स में आपने वही तरीका अपनाया है। तो पहला तरीका है जी सर, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, या सीधा लिख ले काइनेटिक्स। व्हाट इज काइनेटिक्स, व्हाई वी नीड इट एंड हाउ वी स्टडी इट।
ध्यान से सुनना रे, एंड हाउ वी स्टडी इट। सो बच्चों, हमारे पास 3 बेसिक प्रश्न हैं, व्हाट इज, व्हाई एंड हाउ। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है रिवीजन के लिए, कोई बात नहीं शिवानी, लेट इट बी। आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, बट एक छोटी सी चीज है, छोटी चीज मैं बोलना चाहूंगा। आप हल्का सा अगर आधा घंटा भी निकाल पा रहे हैं ना एक दिन में, आई नो अगर बैकलॉग होंगे, नोट्स बनाने होंगे एंड सो ऑन कॉलेज बोले सब कुछ होगा, बट अगर आप आधा घंटा निकाल लो, आधा घंटा 15-20 मिनट से शुरू करो कि 20 मिनट आज मुझे कॉपी खोल के रिवाइज करना है, ठीक है, वहीं से आपका वो टाइम मैनेज होते रहेगा, ठीक है, 20 मिनट से ही शुरू करो, ठीक है। चलिए आइए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो पहला सवाल है काइनेटिक्स। अब कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा, ठीक है। काइनेटिक्स, व्हाट इज काइनेटिक्स, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं यहीं पे पूरी काइनेटिक्स का आपको ओवरव्यू दे दूंगा। यहीं पे जो जो पढ़ाऊंगा वो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो लेट्स सपोज मैंने लिखा केमिकल काइनेटिक्स, तो सर केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ लेना देना केमिस्ट्री से ही होगा, केमिस्ट्री से लेना देना है, तो व्हाट इज केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शन, यस और नो। बहुत बढ़िया सर, हम एक बात जानते हैं कि अगर मैं बोलता हूं केमिस्ट्री, ऑब्वियसली सर कोई भी चैप्टर अगर मैं केमिस्ट्री में पढ़ रहा हूं तो उसका एक ना एक कनेक्शन तो है, किससे, केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन क्या होता है सर, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि कुछ कुछ मिलाते हैं और कुछ कुछ बन जाता है, दैट मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना। सबको यह बात क्लियर है, और मैं हर क्लास में यही बात बोलता हूं स्टार्टिंग में। इसका कारण यह है क्योंकि दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज केमिस्ट्री ना यार, इसी को तो अपन केमिस्ट्री कहते हैं, राइट ना। तो फटाफट से सबसे पहले तो अपन ने बोला केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। इस बात को जानने के लिए अपन ने कहा केमिस्ट्री, दैट मींस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना। कोई भी चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रही है, इसी चीज को पढ़ने के लिए या इसी चीज को अपन कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और इसी को अपन पढ़ने के लिए यूज करते हैं ब्रांच केमिस्ट्री। सर बहुत बढ़िया, यहां तक आपने एक केमिस्ट्री वाली बात समझा दी। अब अगर मुझे यह जानना हो कि कैसे केमिकल काइनेटिक्स इस वाले शब्द से रिलेट करता है, कैसे केमिकल काइनेटिक्स ये पूरी चीज से रिलेट करता है, तो मैं पूरी केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंस और उसका सिलेबस समझ जाऊंगा। जैसे ही मैंने केमिकल काइनेटिक्स को इसके साथ रिलेट किया, व्हाट, व्हाई एंड हाउ वाली कहानी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। आइए मैं रिलेट करना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो क्योंकि मैंने बोला केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शन, और किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ने, अबे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ने का मतलब कि सर वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, इस बात को जानना। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना कि अगर मान ले कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको पढ़ना है, तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए अबे उसका होना तो जरूरी है ना भाई। मान ले मैंने कहा कटोरी में मैंने कुछ मिला दिया, रिएक्शन ही नहीं हो रहा, अबे ओ रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, दैट मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा ही नहीं रहा है। तो अगर कोई चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा ही नहीं रही है, केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, तो मैं पढ़ूंगा क्या, क्योंकि केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए उसका होना जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर कोई भी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, विल द रिएक्शन अक्कर और नॉट। कौन बताएगा, ठीक है, विल द रिएक्शन अक्कर और नॉट, दैट मींस फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब होना या नहीं होना, है ना, फिजिबल है कि नहीं है। तो सवाल उठता है कि सर पहली बात तो रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है उसको पढ़ने के लिए, तो अपन ने सिंपल बोला विल द रिएक्शन अकर और नॉट। तो इस बात को जानने के लिए कि सर कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, इस बात को जानने के लिए वी यूज अ ब्रांच दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। क्या बात सबको क्लियर है। आप डेल्टा जी नेगेटिव बोलते हो, फिजिबल रिएक्शन है, डेल्टा जी पॉजिटिव नॉट फिजिबल रिएक्शन, यस और नो। इट मींस सर किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका होना जरूरी है। तो अपन ने पहला सवाल उठाया विल द रिएक्शन अक्कर और नॉट। दूसरा कि मान लो सर थर्मोडायनेमिक्स ने बता दिया कि रिएक्शन हो रहा है, फिर टू व्हाट एक्सटेंट, कितना हो रहा है भाई, टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन
प्रोसीड। कितनी रिएक्शन हो रही है भाई, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी तो जानना। अबे कभी तो रुकेगी ना रिएक्शन। मान ले कोई रिएक्शन हो रहा है तो कभी तो रुकेगी ना भाई। ओ कभी तो रुकेगी ना भाई, कभी तो रुकेगी। कब रुकेगी सर? जब आगे जाने का और पीछे आने का रेट सेम हो जाए। इसी को अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो टू व्हाट एक्सटेंड द रिएक्शन प्रोसीड, टू व्हाट एक्सटेंड द रिएक्शन प्रोसीड, इस बात को जानने के लिए वी यूज द ब्रांच दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो आप ये भी पढ़ते हो, ये भी पढ़ते हो, बट अपना कंसर्न क्या है कि सर ठीक है केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, दैट मींस किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है, तो अगर वो जा रहा होगा, कोई रिएक्शन कर रहा होगा, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो मुझे वो रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस बात को जानना है। कौन बताएगा? थर्मोडायनामिक्स। दैट इज इट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। कितना रिएक्शन हो रहा है, कब तक रिएक्शन होगा भाई, कभी तो रुकेगा ना भाई वो। टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन प्रोसीड, इस बात को बताएगा कौन? इक्विलिब्रियम। अब तीसरा सवाल कि मान लो सर मैंने रिएक्शन करवाया, मैंने कटोरी में रिएक्टेंट लिया और उससे प्रोडक्ट बनना भी शुरू हुआ, बट यार वो तुरंत बन गया। लाल मिलाया पीला मिल गया, तुरंत तुरंत। लाल मिलाया पीला मिल गया, लाल मिलाया पीला मिल गया, तुरंत तुरंत। फिर मैंने दूसरी कटोरी में रिएक्शन करवाया, उसमें मैंने लाल मिलाया, तो परसों मुझे पीला मिल रहा है, परसों। इसमें तुरंत मिल गया, उसमें परसों मिल रहा है। इट सिंपली मीन्स कि यस वी हैव टू डील विद द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, yes we have to deal with the extent of the reaction, but we also deal with to what speed या with what speed the reaction occur। इस बात को भी जानना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मान ले अगर मैंने रिएक्शन लगा दी और वो अगले साल तक प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। with what speed reaction occur, इस बात को भी जानना है। with what speed reaction occur, इस बात को जानने के लिए we use a branch that is known as chemical kinetics। अब यहां से मैंने क्या बताया आपको? पूरा सिलेबस, पूरा सिलेबस देखिए, यहीं से इसी एक वर्ड से पूरा सिलेबस लिखूंगा। क्या ये बात समझ आई? ओ भाई ओ सोना नहीं है गुड्डू, ये पढ़ने का मन नहीं हो तो बता देना, मास्टर तुम्हारा मल्टी टैलेंटेड है। ठीक है। चलो आगे। सो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? द ब्रांच दैट डील्स विद द speed of the reaction and also deals with, अगली बात ध्यान से सुनना, so it is the branch that deals with the speed of the reaction। यहीं से सिलेबस लिखूंगा, ध्यान से सुनना। तो मान लो सर एज अ केमिस्ट अगर मुझे कोई भी रिएक्शन जो हो रही है, मान ले कोई रिएक्शन धीरे हो रही है, हाँ मैंने 10 किलो मिलाया, वो 5 किलो बना रहा है, पर 10 साल बाद बना रहा है, या 2 साल बाद, या 2 महीने बाद, या 2 हफ्ते बाद बना रहा है, एंड सो ऑन, मतलब बहुत लेट प्रोडक्ट बना रहा है। तो एज अ केमिस्ट अगर मुझे उस रिएक्शन को फास्ट करना है तो मुझे कुछ ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं कि मान ले अगर मैं चल रहा हूं, हेलो भाइयों, मान ले अगर मैं चल रहा हूं तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, तो अगर यहां से वहां उस दीवार तक अगर मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूं तो तू टाइम देखेगा कि मास्टर जी तू इतने धीरे धीरे, इतना टाइम ले रहा भाई यहां पहुंचने में, इतना टाइम ले रहा है यहां पहुंचने में, मैं यहां से वहां कितने टाइम में जा रहा हूं, इसी से तो तू मेरा स्पीड देखेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में, वही तो मेरा स्पीड होगा, यस और नो। तो लेट सपोज कि मैं धीरे धीरे चल रहा था वहां, अब तुझे कहना है कि सर तुझे तेज जाना पड़ेगा, तो तुझे मेरी स्पीड तेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, यस और नो। अब धक्का देना पड़ेगा ना, दैट मींस इन ऑर्डर टू चेंज माई स्पीड, इन ऑर्डर टू चेंज माई स्पीड यू हैव टू ऑल्टर माई स्पीड। आपको कुछ एक्सटर्नली फैक्टर लगाना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नली कुछ धक्का मारना पड़ेगा। तो सिमिलरली यस, अगर मैं रिएक्शन
कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मेरी स्पीड धीरे है, ये बहुत गजब बात बता रहा, अगर मेरी स्पीड धीरे है तो तुझे पहले मेरी स्पीड पता चलेगी कि तूने पहले देखा कि मास्टर धीरे चल रहा है, धीरे चल रहा है, भाई इसको तेज कर, इसको तेज कर, इसको तेज कर। तो पहले तूने मेरी स्पीड जानी, पहले तूने स्पीड ऑफ द रिएक्शन जाना, फिर तूने ये सोचा कि क्या मैं उसकी स्पीड को बदल भी सकता हूं। तो जी हां, दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि यस वी हैव टू नो द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, बट ऑल्सो इट डील्स विद द फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। सो ये दोनों बातों से ये डील करती है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके मैं उसकी रेट को ही बदल सकता हूं। पक्की बात है, बड़ा सिंपल सा तरीका बताया कि मास्टर जी अगर आप धीरे चल रहे हो तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि तू धीरे चल रहा था। फिर मैंने कहा नहीं धीरे चल रहा है, इसको तेज करो, धक्का मारो। तो काइनेटिक्स क्या पढ़ाएगा कि कैसे चल रहा है तू, किस स्पीड से चल रहा है, पहली बात। दूसरा, अगर तू जिस स्पीड से चल रहा है उसकी स्पीड को बदलना है तो मुझे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर लगाने पड़ेंगे। सवाल उठता है कि सर अगर यही काइनेटिक्स है तो यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, दो ही बिंदु पढ़ने हैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट। पूरी काइनेटिक्स का सिलेबस यही है, अभी लिखूंगा ढंग से, ठीक है। तो पहला सवाल का मैं आंसर कर चुका हूं, अब मैं दूसरे सवाल पे चलता हूं। वाई, गुड, वाई। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल यही है बच्चों कि अगर मैं मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहा हूं, अगर मैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहा हूं और वो धीरे चल रही है, इसका और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कार्बन से अगर मैं ग्रेफाइट जा रहा हूं, ठीक है, मान लो मैंने कार्बन ग्रेफाइट से मैं कार्बन डायमंड पे गया, वाई वी नीड इट, है ना। इसका मैं रीजन दे देता हूं। सबके पास पेंसिल होती है, उस पे ग्रेफाइट लगा होता है, तो कार्बन जो ग्रेफाइट फॉर्म में होगा वो डायमंड बन सकता है, हीरा बन सकता है। तो पेंसिल सबके पास है तो सबके सब हीरा बना सकते हैं। इट मींस, मेरा कहने का भाव यह कि हां सर ग्रेफाइट से डायमंड जाना फिजिबल है, रिएक्शन ऐसा होता है, बट कितने स्पीड में होगा यह भी बात जाननी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर अगर मान लो अगर मैं ग्रेफाइट लेके बैठ गया तो भैया ये तो हजारों साल लाखों साल बाद डायमंड जाके बनेगा। तो ये बात कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स से स्टडी करके अपन जानते हैं, यस और नो। केमिकल काइनेटिक्स विल डील्स विद कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा और कितने टाइम में होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। टाइम वाली बात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर अगर कोई भी मान लो ग्रेफाइट है, अगर वो डायमंड में जाना चाहता है तो कोई भी ग्रेफाइट डायमंड में जाएगा, ये रिएक्शन तो फिजिबल है बट बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो लॉन्ग प्रोसेस है, इस बात को जानने के लिए वी नीड अ टर्म, वी नीड अ ब्रांच दैट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। इसके अलावा और भी एग्जांपल है, मान लो मैंने कहा H2O और O2, है ना। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। क्या कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं? तो मुझे बताओ, वाटर की शॉर्टेज है? बिल्कुल है। अगेन अगर मैं वातावरण में देखूं, हाइड्रोजन टहल रही है, हाँ बिल्कुल टहल रही है। ऑक्सीजन टहल रही है, बिल्कुल टहल रही है। तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके वाटर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो सर या तो ऑक्सीजन भी टहल रही है, हाइड्रोजन भी टहल रही है, मिलके सर वो तो पानी बनाते ही रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान रखना कि सर हां दिस रिएक्शन इज फिजिबल बट दिस रिएक्शन इज वेरी 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 स्लो एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये बहुत 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 स्लो होती है, मतलब बहुत कम चांस है पानी बनने का। ये बात कैसे पता चलती है? बाय द यूज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसके, है ना। बायोलॉजिकल एंजाइम कैटालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो कि रेट पढ़ने में मदद करता है, इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस है, यहां भी बायोलॉजिकल में भी, और इसके कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरा कोई मालिक है और वो कहता है कि यार ऐसे कर, ये ले 10 किलो, ले 10 किलो और इससे 8 किलो प्रोडक्ट बना के ला, और ना कल का ऑर्डर है भाई, कल ही देना है इसको। तो तू कहेगा सर मैं कैसे बनाऊं भाई, इसको कैसे बनाऊं? अबे 10 किलो दे दिया मैंने तुझे और मैंने कहा कंपनी का ऑर्डर है 8 किलो कल ही चाहिए, इससे तेरे 10 किलो ले जा। तो तूने जब उसका रेट पढ़ा
तो वो सर 4 दिन बाद बना सकता है प्रोडक्ट, बट तुझे उसकी रेट को फास्ट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू नीड अ ब्रांच दैट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स के बिना हम वो चीज जो जल्दी हो सकती है, जो चीज रेट को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, इस बात को अपन अगर जान जाए तो पूरी केमिकल रिएक्शन के जो जनरेशन है, या यूं कह ले केमिकल रिएक्शन को करवाने का जो तरीका है कि जल्दी होगा कि लेट होगा, इस बात को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड दिस केमिकल काइनेटिक्स। आई होप सो इतना रीजन काफी है, ठीक है, ये सारे रीजंस काफी हैं व्हाई वी नीड इट। सो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, व्हाई वी नीड इट, ठीक है। अब चलता हूं जी हाउ पे। अगला सवाल है हाउ वी स्टडी इट, है ना, तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहीं से अपन फिर अपनी कहानी को शुरू कर देंगे। हाउ वी स्टडी इट। सर हाउ वी स्टडी इट, इस बात को जानने से पहले हमने यही जाना कि पढ़ना क्या है। अभी ये तो क्या है कि कैसे पढ़ना है, इससे पहले अपन ने क्या जाना कि क्या पढ़ना है। तो अपन को केमिकल काइनेटिक्स का एक ही मतलब समझ आता है कि सर जब जब अब आप केमिकल काइनेटिक्स बोलोगे, गुड्डू सोना नहीं है भाई, जब जब केमिकल काइनेटिक्स बोलेंगे तो दो बातें ध्यान रखनी है। सिलेबस शुरू हो गया है भाई, नेट के सवाल शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखना। केमिकल काइनेटिक्स में दो चीजें पढ़नी है। पहला सर स्पीड ऑफ द रिएक्शन, दूसरा सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। बताओ जी, ये दोनों बातें सबको पता होनी चाहिए। क्या ये दोनों बातें ही अपन ने समझी हैं? सर सबसे पहले तो अपन सीखेंगे कि किस रेट से रिएक्शन हो रहा है और कौन कौन से तरीके हैं जिससे मैं उसकी रिएक्शन की रेट को बदल सकता हूं। दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट और स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ये दोनों बातें अपन को जाननी है, एंड दैट इज व्हाट केमिकल काइनेटिक्स। हाँ जी, तो क्योंकि सर ये दोनों बातें ही जाननी है, तो आइए अब मैं आपको सिलेबस बताना शुरू करता हूं। सेक्शन ए, सेक्शन ए होगा, बी ए होगा, ठीक है। तो सेक्शन ए, सेक्शन ए में क्या होगा सर, स्पीड ऑफ द रिएक्शन पढ़ रहे होंगे हम, इसी को थोड़ा फैंसी में बोलूंगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको बोला जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। पूरा लिख देता हूं नाम, ये होगा रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ये अपीयरेंस डिसअपियरेंस का मतलब नहीं समझ आ रहा है? मैं समझा देता हूं, बड़ा सिंपल सा है। सर ये बात ध्यान रखना, पहले बता रहा हूं, एक चीज ध्यान रखना, ये हर एक पूरा जो भी थ्योरी होगा, जो भी पढ़ूंगा, यही सब यूज होता रहेगा, यही सारे टर्म्स यूज होते रहेंगे। ध्यान रखना बच्चों, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है सर? रेट ऑफ द रिएक्शन। ओह, केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है सर? स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो कोई सा भी टॉपिक पढ़ूं, इसमें कोई सा भी सब टॉपिक पढ़ूं, कोई सा भी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कोई सा भी, आगे चल के आर्हेनियस पढ़ूंगा, कोई सा भी टॉपिक पढ़ूं, सब में ये बात आएगी ही आएगी। स्पीड ऑफ द, ऑब्वियसली चैप्टर का मतलब ही यही है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन आएगा ही आएगा। तो किसी भी रिएक्शन के लिए, ये तो मैंने बोल दिया स्पीड ऑफ द रिएक्शन आएगा ही आएगा, बट किसी भी रिएक्शन के लिए, दैट मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने वाली कहानी के लिए रेट लिखा कैसे जाए, कैसे अपन इसकी स्पीड को जाने, कैसे इसकी स्पीड को जानेंगे, कैसे इसकी रेट को जानेंगे, वही सेक्शन ए बताएगा। दैट मींस सेक्शन ए हर एक टॉपिक में इस्तेमाल होगा। ये सबको लिखना आना चाहिए, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ द रिएक्शन, ये सबको लिखना आना चाहिए। लिखना कैसे है वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले एक बार मैं सिलेबस लिख दूं आपके सामने, राइट बच्चों, ठीक है। अगेन मैंने यहां पे लिखा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो आपको पता है कि सर जब भी कोई रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाऊंगा, तो कटोरी में अगर रिएक्टेंट है और रिएक्शन चल पड़ा है तो कटोरी में रिएक्टेंट घटने लग जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ने लग जाएगा। यही तो रिएक्शन होता है ना भाई, ये घटने लग जाएगा, ये बढ़ने लग जाएगा। अगेन जितना जल्दी जल्दी ये घटेगा उतना ही रेट होगा। अबे जितना जल्दी ये घटेगा उतना ही प्रोडक्ट में जा रहा होगा। तो इसके जितने जल्दी घटने वाली बात पे भी रेट डिपेंड कर रहा है
और इसके जल्दी बनने वाली बात पे भी रेट डिपेंड कर रहा है। जल्दी जल्दी घटेगा तब भी रेट ज्यादा, प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा तब भी रेट ज्यादा। ये बात बोल रहा हूं, समझ तो आ रहा होगा। तो ये समय के साथ डिसअपियर होता है, ये समय के साथ घटता है। जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ाता जाऊंगा, रिएक्शन हो रही है, ये घटता जाएगा। दैट्स व्हाई आई जस्ट राइट इट हियर, डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। हे भगवान, कोई सुन तो रहा होगा? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, 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 कोई तो होगा। हाँ हाँ मास्टर जी, है बैठे हैं बैठे हैं। अच्छा, चलूं? चलो चलो, मास्टर आगे चल। तो ये अपन को पहले सेक्शन में पढ़ना। अब सेक्शन नंबर 2, प्लीज ध्यान रखना, सिलेबस लिख रहा हूं। क्यों लिखता हूं सिलेबस? ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो ये सिस्टमैटिक ऑर्डर है। काइनेटिक्स का रिवीजन करते समय सबसे पहले ये पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है? सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या क्या पढ़ना है सर? सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे मैं रिएक्शन की रेट को बदल सकता हूं? तो सबसे पहला फैक्टर, इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन। ये सब कुछ आसान है भाई, एक सेकंड में ये सब सीख जाएंगे कि क्या इफेक्ट होता है, किसका क्या इफेक्ट होता है, वो एक सेकंड में सीख जाएंगे। बट फिलहाल के लिए अपन बस यहां सिलेबस उतार रहे हैं। तो मैंने लिखा इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन, और ये इफेक्ट किस पे देखेंगे सर? एक ही बात है, रेट ऑफ द रिएक्शन पे देखना है। अबे पढ़ना ही रेट ऑफ द रिएक्शन है। आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, यही पढ़ना है। तो इसी पे इफेक्ट देखूंगा। तो अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। जब तक मैं ये हेडिंग ना बदल दूं, क्या बोला मैंने? जब तक लिखा हुआ, देख ऊपर हेडिंग लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ, ये हेडिंग है, मैं लिख दूंगा ऊपर इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जब तक ये मैं हेडिंग ना बदल दूं, इसके नीचे जो कुछ भी पढ़ूं, इस हेडिंग के नीचे जो कुछ भी पढ़ूंगा, सब में बता क्या यूज हो रहा होगा? सब में बता कॉमन चीज क्या हो रही होगी? सर सब में, इस हेडिंग के नीचे आप जो मर्जी पढ़ लो, सब में एक ही बात हो रही होगी, कंसेंट्रेशन का प्रभाव क्या है रेट ऑफ द रिएक्शन पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ बातें लिखता हूं, तो सबसे पहले तो मैंने कहा इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन और रेट ऑफ द रिएक्शन। इस बात को बयां करने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखूंगा अगर मैं, उसके लिए रेट लिख के कंसेंट्रेशन का प्रभाव देखूंगा अगर मैं। इन शॉर्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर मुझे कंसेंट्रेशन का इफेक्ट देखना है तो मुझे एक कानून चाहिए जिसको अपन कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा तो इसी में कुछ टर्म्स आएंगी, जिसको एक तो कहूंगा रेट कांस्टेंट, फिर उसकी यूनिट्स भी देखूंगा, इंपॉर्टेंट है जी। फिर इसके बाद देखूंगा जी, इसी में टर्म आएगी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, मतलब सारी की सारी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की कहानी जानूंगा। मैं लिख देता हूं जी, इसमें पढ़ूंगा मैं काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद इसी में अपन डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों ध्यान से सुनना, मेथड्स टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसमें कौन कौन से मेथड हैं? मेजरली 4 मेथड पढ़ेंगे। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा हाफ लाइफ मेथड, तीसरा इनिशियल रेट मेथड, चौथा वेंट ऑफ मेथड। राइट बच्चों, ये 4 मेथड पढ़ेंगे।
उसके बाद क्या लिख रहे हो भाई, आर ओ आर, क्या सुप्रिया जी? आर ओ आर मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये सारे मेथड्स पढ़ने के बाद ये पहला सेक्शन है, मतलब इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ही चल रहा है, ठीक है। इसमें फिर मैं पढ़ूंगा काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसमें मैं सबसे पहले जानूंगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड इट्स टाइप, ठीक है। फिर उसके बाद रेट डिटरमाइनिंग माइनिंग स्टेप, दैट इज व्हाट आरडीएस, इसको जानेंगे। उसके बाद हम यहीं पे अगली बात जो जानने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। और जब जब मैं कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन पढ़ूंगा, इसमें मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड का इस्तेमाल करूंगा। क्यों करूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, वो सारी बातें अपन आगे चल के एक एक करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मेथड दो प्रकार के हैं, एक को मैं कहूंगा जी एसएस से, दैट इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ये इसलिए लिख रहा हूं बच्चों ताकि आपको जब मैं दोबारा ये इस्तेमाल करूं ना तो तुझे ऐसा लगे कि हाँ मास्टर कहीं तो सुन के आए हैं इसको। दूसरा प्री इक्विलिब्रियम, ओ भाई ओ सोना नहीं है गुड्डू, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, इंपॉर्टेंट बात है ये। और लास्ट में है तेरा काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट बच्चों, ये ध्यान रखना है। ओके, इजी है, इजी है, इजी है। इलेबोरेट करके लिख रहा हूं, इलेबोरेट करके लिख रहा हूं इसीलिए ज्यादा लग रहा है, इलेबोरेट करके लिख रहा हूं इसीलिए ज्यादा लग रहा है। आसान है, आसान है, आसान है। मैं अब आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, मैं अब आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, अभी अभी तुरंत, सिलेबस अभी लिखा भी नहीं है पर सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि बता काइनेटिक्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन में मैं क्या पढ़ रहा हूं, काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन में मुझे क्या पढ़ना है, जल्दी बोल। काइनेटिक्स और रिवर्सिबल रिएक्शन में मुझे क्या पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में मुझे क्या पढ़ना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में मुझे क्या पढ़ना है, अरे बोलो। तो मैंने आपको अभी बताया बच्चों कि जब तक मैं ऊपर हेडिंग डाल, अभी देखना इसी हेडिंग के नीचे लिख रहा हूं, दो चीजें पढ़नी है काइनेटिक्स में, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, सर स्पीड ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा वो जान जाऊंगा सेक्शन ए से। दूसरा, किस किस तरीकों से मैं रिएक्शन की रेट को बदल सकता हूं, दैट इज विद व्हाट फैक्टर वी कैन अफेक्ट द रिएक्शन रेट। सो दिस कैन बी डन बाय यूजिंग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें जो कुछ भी पढ़ रहा हूंगा वो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, रेट ऑफ द रिएक्शन तो पढ़ना ही है, ऊपर हेडिंग का लिखा हुआ है गुड्डू। अब कंसंट्रेशन का प्रभाव रेट ऑफ द रिएक्शन पे, तो मास्टर जी चाहे आप ये पढ़ लो, 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 सब में ही इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ना है। बोलो रे, तो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, याद हो रहा है, याद हो रहा है। तो सर इस पे आप क्या पढ़ोगे, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, याद हो रहा है। सिलेबस लिखने का मेन मोटिव यही है कि आपको चीजें दिमाग में बैठने लग जाए, एक सीक्वेंस बैठना चाहिए कि सर केमिकल काइनेटिक्स में दो बातें पढ़नी है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन पढ़ लेंगे जी, इसमें क्या क्या आएगा, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस का रेट, फिर उसी से रेट ऑफ द रिएक्शन लिखूंगा। फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग में पहला आएगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। जब तक ये हेडिंग ना चेंज हो जाए, इसमें जो कुछ भी लिख रहा हूं सब में यही बात पढ़ूंगा। इसमें क्या क्या है, रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मेथड्स टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फिर काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाएगा, फिर उसी में कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट्स इट। चलूं आगे, चलो जी बहुत बढ़िया, अगला हेडिंग। अब मैं दूसरे फैक्टर की ओर चल रहा हूं, ये पहला फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो मुझे बताओ कि इसके नीचे जो कुछ भी लिखूंगा उसमें क्या हो रहा होगा। सर इसके नीचे आप कुछ भी लिख दो, आप कोई सा भी हेडिंग पढ़ोगे ना इस हेडिंग के अंडर,
तो उसमें बस एक ही बात हो रही होगी कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव है रेट ऑफ द रिएक्शन पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है मास्टर जी, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। और इस बात में अपन पहली बात पढ़ेंगे थ्योरी, जिसको अपन कहेंगे आर्हेनियस थ्योरी। दूसरा गार्डिनर कॉन्सेप्ट, दैट इज यूज्ड फॉर, जो इसकी लिमिटेशन होगी ना ऊपर, उसी को सुधारने के लिए गार्डिनर आएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। ले भाई, तीसरा सर काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर के बाद क्या लिखा है? फर्स्ट ऑर्डर लिखा है। हे भगवान, क्या करूं, हाँ ये कुछ कुछ होता है। तो आर्हेनियस थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, गार्डिनर कॉन्सेप्ट, दैट इज गार्डिनर कॉन्सेप्ट किस लिए इस्तेमाल होगा? मॉडिफिकेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी और बायोमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जिसको कहा जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसको कहा जाता है एरिंग इक्वेशन। उसके बाद पांचवा, इसी में पढ़ेंगे अपन, ये वैसे अलग हो जाएगा बट कोई बात नहीं, इसमें भी अपन यही पढ़ते हैं। तो लिंडेमन इसको अलग से लिख लेना, इस हेडिंग के अंडर मत लिखना, ये अलग सा ही एक टॉपिक है, इसको अलग से स्टार मार्क डाल के लिख लेना। लिंडेमन मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन। चलिए, उसके बाद अगला आएगा तीसरा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। क्या इफेक्ट है? सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद इंपॉर्टेंट है भाई ये। इसी में दो चीजें पढ़ते हैं, मैकेलेस मेंटन प्लॉट और दूसरा लाइन वीवर बर्क प्लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी में पढ़ते हैं कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है, टर्न ओवर नंबर की बात करते हैं, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं, ये भी इस्तेमाल की जाती हैं यहाँ पे। इसके अलावा सेक्शन सी, मैं इसको सेक्शन सी बना के लिख देता हूँ, हालांकि इसको ज़रूरत है नहीं, आप सीधा लिख सकते हो, काइनेटिक्स पढ़नी है इसमें, काइनेटिक्स ऑफ
फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या होता है सर? फोर्थ के लास्ट में क्या लिखते? हे भगवान, तुम्हें राइटिंग नहीं समझ आ रही? नहीं नहीं मास्टर जी, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लिख का रहे हो। ई आर वाई आई एन जी। ओके, सो काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शन, सबसे पहले तो फास्ट रिएक्शन क्या होती है, कोई बच्चा बता सकता है? फास्ट रिएक्शन मतलब, अरे बड़ा सिंपल है ना भाई। मान ले जब तू पीपीटी बनाइए कभी, प्रेसिपिटेट पीपीटी, वो वाली नहीं भाई, कंप्यूटर वाली पीपीटी नहीं, एक्चुअली वाली पीपीटी। तो जब प्रेसिपिटेट बन रहा होता है तो आप जैसे ही कुछ मिलाते हो तुरंत पीपीटी बन जाता है ना? एंड दैट इज नॉट वेरी फास्ट रिएक्शन। तो जो भी रिएक्शन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करते हैं, या जो भी रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा टाइप का रिएक्शन है, मान लो मैंने फिनॉल 3 रिएक्शन ले रखा है, फिनॉल्थिलीन वाला एसिड बेस टाइट्रेशन करवा रहा हूं, जैसे ही मैंने एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डाली तुरंत पिंक हो जाता है वो। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज फास्ट रिएक्शन। तो इसमें बेसिकली कुछ चीजें पढ़ते हैं काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शन में। पहला अपन पढ़ते हैं सॉल्ट इफेक्ट। बेसिकली फास्ट रिएक्शन को अपन आयनिक रिएक्शन कहते हैं, आयनिक रिएक्शंस आर कॉल्ड एज फास्ट रिएक्शंस। इसमें सॉल्ट इफेक्ट पढ़ते हैं, रिलेशन ऑफ rate of reaction with ionic strength। तो ऑलमोस्ट ये आपका एक सिलेबस है फुल फ्लेज केमिकल काइनेटिक्स का, जो आपको तैयार करना आपके CSIR नेट के लिए। ले भाई, क्या मस्त लग रहा है, क्या बोलती पब्लिक? ठीक है गुड्डू, उतार ले, उतर जाए तो बता देना। चुनो, ओ चुनो, उतर जाए तो बता जरूर देना भाई। हो गया, हो गया कि नहीं? चलूं आगे? भाई सोना नहीं है, उठ जागते रहो। जागते, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं मानसी, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं बच्चे, तो अपन को सारी नहीं पढ़नी है। मेजरली अपन को इन्हीं पे फोकस करना है। काइनेटिक्स के रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, वो सब अपन को नहीं पढ़ना है, मेजरली यही पढ़ना है अपन को, ठीक है। इसके अलावा बच्चे एक दो अगर एक्स्ट्रा पॉइंट रह गए होंगे तो वो मैं बाद में ऐड ऑन कर दूंगा इसी में, है ना। मतलब क्या? मतलब ये कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओपन करके और सब टॉपिक्स में नहीं लिखा ना भाई, तो जब मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इसके नीचे एक दो बातें और आ सकती हैं, उसका ध्यान रखना। बट मेजरली आपका यही सिलेबस है। चलो आगे। सर एसिड बेस रिएक्शन सेक्शन सी में है ना। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होता दोस्त, वो एसिड बेस कैटालिसिस होता है। सेक्शन सी में नहीं है तो यहां ही लिख ले, यहीं लिख ले एसिड बेस कैटालिसिस। यहां पे लिख ले, दो प्रकार की कैटालिसिस पढ़ते हैं अपन। मेजरली अपना इंपॉर्टेंट है एंजाइम कैटालिसिस, एसिड बेस कैटालिसिस भी लिख लेंगे। सर बुक कौन सा बेस्ट है? आपको बुक पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हो पूरी शर्मा पठानिया, बेस्ट बुक है इसके लिए। केमिकल काइनेटिक्स के लिए KL कपूर भी बढ़िया है। और आपको और बढ़िया पढ़ना है तो उसमें आप एंजल रीड पढ़ सकते हो। ये 3 बुक आप रेफर कर सकते हो। एंजल रीड किताब है, बढ़िया है। चलिए जी, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं सेक्शन A की शुरुआत करता हूं, एंड दैट इज व्हाट, हाउ टू राइट अ रेट ऑफ रिएक्शन। बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनना। मैं पहले बता चुका हूं आपको केमिकल काइनेटिक्स में 2 बातें पढ़नी है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन
और फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट। तो मुझे बताओ, स्पीड ऑफ द रिएक्शन पढ़ना है, यहाँ पे पूरे काइनेटिक्स में ही रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन यही पढ़ना है ना। तो काइनेटिक्स में जितने भी टॉपिक्स होंगे ना, ये सब में ये लिखना आना ही चाहिए जो मैं अभी सिखा रहा हूं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको लिखने से पहले अपन को पता है कंसीडर अ रिएक्शन। मान ले मैंने अगर कोई भी रिएक्शन बोला, रिएक्टेंट से मैं जा रहा हूं प्रोडक्ट पे, अगर मैं टाइम 0 कह रहा हूं तो सर ये मान लो रिएक्टेंट पूरा का पूरा R1 है। अबे टाइम जीरो का विद टाइम देखना चाहूंगा मैं। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनते चलना। हमेशा जब मैं रेट देखता हूं है ना, तो ये टाइम देखेगा ना कि भाई इतने टाइम पे तू वहां से वहां आया है ना। ऐसी चेक करते हो ना, रेट कैसे चेक करते हो कि विद टाइम कितना चेंज आ रहा है। तो मैंने कहा इनिशियली जब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, कटोरी में मेरे पास R1 कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का। मान ले प्रोडक्ट, ऑब्वियसली अगर सारा का सारा रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट कैसा होगा, 0। बोलो रे। लेट सपोज मैंने कुछ टी समय के लिए रिएक्शन चलाया, तो सर डेफिनेटली रिएक्शन चलाने का मतलब कि रिएक्टेंट का अमाउंट घटना। ओ भाई ओ ये घटेगा ना भाई। रिएक्शन होने का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चला गया, तो जो कटोरी में था उसमें से कुछ प्रोडक्ट में चला गया। तो मान ले मैंने कहा R2 बचा, और यहां भी कुछ बन गया, तो मान ले मैंने कहा P2 बन गया कुछ। इसका वैल्यू अब 0 नहीं है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है P2। मेरा पहला सवाल, पता R1 और R2 में से बड़ा कौन सा है? सो यहां से कर रहे ना केमिकल काइनेटिक्स। ये कौन है भाई? रुचि जी आप यहां से कवर कर लो भाई, कहीं से कर लो भाई, कहीं से कर लो, आपकी मर्जी है। बेटर है आप यहां से करो, ठीक है। सो R1 और R2 दो रिएक्टेंट्स है। मुझे बताओ किसका वैल्यू ज्यादा होगा? सारे बच्चे कह रहे हैं सर R1 का। भाई पहले ज्यादा होगा ना कटोरी में, बहुत बढ़िया। इसमें बताओ सर, अगर आप P1 और P2 में से पूछोगे तो हम कह देंगे सर ऑब्वियसली पहले 0 था फिर कुछ बना तो P2 बड़ा होगा। अगेन अगला मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बताओ डेल्टा मतलब चेंज कितना होगा? सर फाइनल कितना था माइनस इनिशियल कितना था, यही होता है चेंज। R2 माइनस R1 ही होता है चेंज। तो ये हमेशा कैसा आएगा सर? क्योंकि R2 छोटा, अबे R2 छोटा है, फाइनल वाला कम हो रहा है, अमाउंट घट जा रहा है, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। और इसमें अगर मैं डेल्टा P निकालता हूं विच इज फाइनल P2 है माइनस P1, ये हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि जब जब मैं रिएक्टेंट की बात करता हूं विद चेंज इन टाइम, समय के साथ रिएक्टेंट हमेशा घट रहा है। ये बात क्या प्रूफ कर रहा है? ये बात किस बात को प्रूफ कर रहा है कि विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा घटेगा। ये जो बात ऑब्वियसली है, अभी कटोरी में से ये निकलेगा तभी तो ये बनेगा ना भाई। तो ये समय के साथ घटेगा ही, और घटेगा तो इसमें अपन नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, और यहां पे ये बनेगा ही तो इसीलिए इसमें पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप सो ये बात आपको समझ आई होगी। क्या बोलती पब्लिक? चलिए जी आइए, अब मैं आपको इसका मतलब अगर लिखना हो तो ऐसा लिख लो, रेट ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज बोलो जी। चलें आगे। तो अब इसमें लिखना कैसे है? तो सबसे पहले तो मैं आपको रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस सिखा देता हूं। अभी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। पहले मैं रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सिखा देता हूं, ठीक है, यहीं पे सिखा देता हूं जी, ध्यान से सुनना। मान लो अगर मैं कोई भी रिएक्शन लेता हूं, A प्लस बी गिव्स यू P, तो आपको पता होना चाहिए कि सर अगर एरो के इस तरफ वाला रिएक्टेंट है, हर एक बात बताते जा रहा हूं, छोटी छोटी, एरो के इस तरफ वाला रिएक्टेंट है तो ये सर घटेगा ही। तो अगर मैं इसका रेट लिखूं तो इसके रेट को पहले लिखूंगा क्या? सर ये घटेगा मतलब डिसअपियर होगा। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका? ए। ऐसे ही बी भी डिसअपियर होगा तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। पी अपीयर होगा तो रेट ऑफ
अपीयरेंस ऑफ पी। किसी को कोई दिक्कत? मैं पहले बता रहा हूं ये सबको लिखना आना चाहिए, इसमें सब बच्चे चैंपियन होने चाहिए भाई। सो रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी रेट ऑफ डिसअपियर, रिएक्टेंट डिसअपियर होगा तो ये बात ध्यान रखना, जब जब डिसअपियर होगा, जब जब रिएक्टेंट होगा माइनस आएगा। सो माइनस डी मतलब छोटा चेंज, स्मॉल चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम। इस बात को पढ़ पा रहे हो आप? तो जब जब मैं आपको बोलता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए मतलब ए रिएक्टेंट है सर, ये डिसअपियर ही होगा, तो दैट विल बिकम्स माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी। अगेन अगर इसकी बात करूं तो माइनस ऑफ डी बी अपॉन डी टी, और ये आ जाएगा प्लस ऑफ डी पी अपॉन डी टी। प्लस माइनस क्यों आ रहा है इस बात को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि सर यहां पे मेरे पास ए और बी रिएक्टेंट है और पी क्या है? प्रोडक्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें? पर ध्यान रखना, इसको मैं बोलूंगा यही रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ये सबको लिखना आया? सबको लिखना आया? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो आई गेस ये रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस का मीनिंग आपको समझ आया होगा। अब मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखाता हूं आपको, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा सिंपल सा तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का बच्चों, देखना जरा। मान लो अगर मैं कोई भी एक रिएक्शन लेता हूं, पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर देता हूं आपको। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, तो आप एक बात अभी समझ पा रहे हैं कि सर जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा होगा, या तो मैं इसके घटने से रेट डिफाइन कर पाऊं कि सर जितना जल्दी जल्दी घटेगा उतना ही रेट ज्यादा होगा। अरे बोलना भाई, जितना जल्दी ये घटेगा उतना ही प्रोडक्ट में जाएगा ना यार, और जितना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा उतना ही ये रेट ज्यादा होगा। तो सर रिएक्टेंट का घटना या प्रोडक्ट का बढ़ना, दोनों ही टर्म में मैं रेट लिख सकता हूं, क्योंकि ये जितना घटेगा उतना ही तो ये बनेगा ना भाई। तो जितनी जल्दी जल्दी ये घटेगा उतनी जल्दी जल्दी ये बनेगा। तो विद डिक्रीज इन रिएक्टेंट या विद इंक्रीज इन प्रोडक्ट, मैं दोनों टर्म्स में रेट को डिफाइन कर सकता हूं। इसीलिए जब भी मैं रेट एक्सप्रेशन लिखता हूं तो यहां पे मैं वर्डिंग यूज करूंगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, या और ढंग से लिख ले रिएक्टेंट। इसकी टर्म में भी लिखा जा सकता है रेट, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, इसकी टर्म में भी लिखा जा सकता है। सवाल यह है बच्चों कि लिखा कैसे जाए। तो ध्यान रखना, जब जब मैं रेट लिख रहा हूं, ध्यान रखना जी, जब जब मैं रेट ऑफ द रिएक्शन लिख रहा हूं, तो अगर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट में माइनस आएगा, या ऑब्वियसली माइनस में इसमें कंसीडर कर चुका हूं, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड में इसका आएगा जी स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री वाली कॉन्सेप्ट आ जाएगी इसमें, इसके डिवाइड में आएगा जी स्टोशियोमेट्री। बस एक बात ध्यान रखना, जब जब मैं रेट ऑफ द रिएक्शन लिखूंगा इसके डिवाइड में स्टोशियोमेट्री आ जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, आइए मैं एक एग्जांपल लेके आपको इसका मतलब सिखाता हूं। लेट सपोज मैंने लिखा कि मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है, ए प्लस बी बी गिव्स यू प्रोडक्ट। लेट सपोज ये मेरे पास कोई रिएक्शन है, तो अगर मुझे इसका रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है, कैसे लिखूंगा? तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन दैट शुड बी इक्वल टू, ये दोनों ही रिएक्टेंट है तो इसको लिखूंगा माइनस डी ए अपॉन डी टी। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ना भाई, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की टर्म में लिख सकता हूं, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी की टर्म में लिख सकता हूं, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी की टर्म में लिख सकता हूं। देखो वर्डिंग ध्यान से सुनना, ये दोनों रिएक्टेंट है, डिसअपियर डिसअपियर होंगे, ये प्रोडक्ट है अपीयर होगा। डिवाइड में इसका क्या रखना है फॉर्मूला, देखो डिवाइड में इसका स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री क्या होता है, जो इसके आगे हो, ए के आगे ए है, ए स्टोशियोमेट्री है, बी के आगे बी है, स्मॉल बी है, इसका स्टोशियोमेट्री है, पी के आगे 1 है, ये इसका स्टोशियोमेट्री है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी, और इसके डिवाइड में आ जाएगा 1। अगेन मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया इसका वैल्यू, देख जब जब ये लिखूंगा ना तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, तो क्योंकि सर ये डिसअपियर हो रहा है तो नेगेटिव चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम अपॉन में ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में वी, पॉजिटिव चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ पी विद टाइम अपॉन में 1। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दो एक बार। So that is what your rate of reaction.
क्या ये सबको लिखना आ चुका है? बड़ा सिंपल सा तरीका मैंने बताया बच्चों, बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बताया कि जब जब मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखना है, मैंने लिख दिया, डिवाइड में इसका स्टोशियोमेट्री कर दूंगा तो ये रेट आ जाएगा। इसी को और ढंग से लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो इस अगर कुछ नहीं होगा तो इसके नीचे 1 होगा, तो इसको पलट दे, तो 1/a माइनस डी ए अपॉन डी टी, 1/b माइनस डी बी अपॉन डी टी, 1 dp अपॉन dt, दैट इज वॉट योर वैल्यू। बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है? इजी है, आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिखाया, अब देख मैं एक एक करके बहुत सारे एग्जांपल्स करवाता हूं इस पे, करें। इजी है, इजी है, बहुत आसान है, धीरे धीरे, क्योंकि देखो ये सब में ही लिखना है, जितने टॉपिक आएंगे सब में ये लिखना है, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस हो जाएगी। अबे वो लिख लिया हो तो मैं चलूं आगे, ठीक है? सो दैट इज व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं एग्जांपल से शुरू करता हूं। लेट सपोज मैंने लिखा 2a + 3b इट कैन फॉर्म्स 4c। लिखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, सारे लिखेंगे मेरे साथ साथ, सारे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, और जो नहीं लिख पाएगा मुझे ऑनेस्टली बताएगा कि सर मैं नहीं लिख पा रही हूं या नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक है? जो भी है सारे बच्चे लिखेंगे। कैसे? पैटर्न ऐसे ही फॉलो करना है, बिल्कुल एज इट इज फॉलो करना है। क्या सर? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अपॉन में स्टोशियोमेट्री 2। रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि सर ये दोनों के दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट में है। अपॉन में इसका स्टोशियोमेट्री 3। अगेन रेट ऑफ अपीयर, अपीयर क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट है ये, ओ भाई ओ, राइट ना? अगेन इसका वैल्यू क्या होता है सर? माइनस डी ए अपॉन, माइनस क्यों आया? क्योंकि सर ये रिएक्टेंट है, इसका कंसेंट्रेशन घटेगा समय के साथ, डिवाइड बाय 2, माइनस डी बी अपॉन डी टी डिवाइड में इसका स्टोशियोमेट्री, प्लस डी सी अपॉन डी टी डिवाइड बाय 4। इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 1 होता है, पलट दे, 1/2 माइनस डी ए अपॉन डी टी, 1/3 माइनस डी बी अपॉन डी टी, 1/4 प्लस डी सी अपॉन डी टी। बताइए बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या सबका ये आ रहा है? क्या सबका ये आ रहा है? बोलो रे। इजी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिसको नहीं पता होगा, है ना? आपको भी पता होना चाहिए कि यहां मुझे सब देख रहे हैं, जिसको कुछ अता पता नहीं है। कई ऐसे बैठे होंगे कि क्या चल रहा है, तो उनके लिए सब बताना पड़ेगा मुझे। ओके चलिए जी, अगला सवाल। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, मान लो मैंने लिखा 3/2a प्लस 5/2b इट गिव्स 3c। व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन? डन। आइए, इसका ROR लिखना है आपको, इसका रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है, इसका रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है। सभी बच्चों को इसका रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखोगे? सर सबसे पहले तो अपन को पता है सर, रेट ऑफ, ये रिएक्टेंट में साइड है, डिसअपियर होंगे ए, डिवाइड में इसका स्टोशियोमेट्री 3/2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, डिवाइड में इसका स्टोशियोमेट्री 5/2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। गुड, ध्यान रखना इन बातों का, इंपॉर्टेंट है। सो माइनस डी ए अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय 3/2, माइनस डी बी अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय 5/2, प्लस डी सी अपॉन में जी टी डिवाइडेड बाय 3/1। पलट दे, पलट दे भाई, पलट दे। 2/3 माइनस डी ए अपॉन डी टी, 2/5 माइनस डी बी अपॉन डी टी, 1/3 डी सी अपॉन डी टी। आ लो भाई, चक दो, चक दो, चक दो, चक दो, चक दो। क्या ये आ रहा है आंसर? क्या आप सभी का आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो मुझे बता सकते हो आप। बताइए जी, कुछ तो कहिए जी। ओके चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार मैं, जैसे पहले मैं क्या बोल रहा था, रिएक्शन देके रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा था, रिएक्शन देके रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा था, उल्टा
इस बार मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा हूं। ठीक है सर, लास्ट क्या क्या अगेन भाई, कौन सा अगेन, क्या अगेन करूं, व्हाट अगेन, तेरे सामने उतार रखा है भाई, क्या अगेन करना है बता इसमें। मान लो मैंने ये आपको रिएक्शन दे दिया है, सर फर्स्ट में हाफ नहीं आएगा ना, वहां 2 होना चाहिए ना, कहां फर्स्ट में, क्यों 2 होना चाहिए भाई, कहां, सर फर्स्ट में, ये वाले में सर हाफ नहीं आएगा ना, वहां 2, क्यों 2 होना चाहिए भाई, इसके नीचे 1 है ना भाई, इसको पलट देगा तो 1/2 नहीं होगा। चलो मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आपको रिएक्शन बताना है बच्चों, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। सो आपके ऑप्शंस हैं 2/5p प्लस 3/2c प्लस 5/2b, इट कैन फॉर्म 2/9a। अगेन ये तो मैंने रिएक्शन ही लिख दिया है क्या, ऊपर रिएक्शन ही लिख दिया है क्या, मैंने गलत कर दिया क्या, वेट वेट वेट, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, एक सेकेंड है ना, मुझे तो रेट लिखना था ना, जस्ट अ मिनट बच्चों। रुको रुको रुको, अबे मुझे रेट लिखना था भाई, ये पी है ना, चलो ये मैंने एक रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया। अब आपको करना क्या है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, आपको रिएक्शन बतानी है किस रिएक्शन के लिए ये रेट लिखा गया है, ठीक है। बताओ भाई, ए इज द राइट वन, राइट बच्चों, सभी बच्चे इस बात को सीखते हैं, आसान बात है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है। बेसिक बात क्या है, आइए मैं बता देता हूं इसको करना कैसे, बड़ा सिंपल, इस बार मैंने आपको रेट दे दिया था, राइट ना, रेट दिया था, दैट मीन्स बच्चों कि इस बार आपको रिएक्शन बतानी थी, बड़ा सिंपल है सर। सबसे पहले तो अपन को एक चीज पता है, जो जो प्लस में है वो प्रोडक्ट होगा, अब इसमें प्लस है ना भाई, तो सर पी भी प्रोडक्ट में है, सी भी प्रोडक्ट में, पहली बात ये खत्म कर दे। दूसरा, जहां 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 नेगेटिव है, यहां मैंने सी लिख दिया क्या, दोनों ही सी लिख दिए क्या मैंने, एक को कुछ और कर लो भाई, ये दोनों ही सी लिख दिए मैंने, दोनों ही सी लिख दिए हैं यार, इसको किसी एक को डी कर लो या जो भी है, इसको मैं डी कर देता हूं, इसको मैं डी कर देता हूं भाई, प्रोडक्ट वाले को मैं डी कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं डी कर देता हूं बच्चों, ठीक है, किसी एक को डी कर लो। तो लेट सपोज अगर मैं इसको डी कर दूं और ये दोनों नेगेटिव है, तो मैंने लिखा बी प्लस में सी, ध्यान रखना ये तो मैंने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दिए ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, कि सर जो नेगेटिव है वो रिएक्टेंट होंगे और जो पॉजिटिव है प्रोडक्ट होंगे। उसके बाद स्टोशियोमेट्री, ध्यान रखना इसमें इस पूरी रेट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस डीबी अपॉन डी टी, डिवाइड में इसका स्टोशियोमेट्री, तो डिवाइड जब मैं स्टोशियोमेट्री करूंगा तो मैं 2/5 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि सर जब इसके ऊपर पलट दोगे, देखिए इधर आ जा, मैंने जब एग्जांपल दिखाया, जब मैं 2/1 लिख रहा हूं डिवाइड में, स्टोशियोमेट्री डिवाइड में आ रहा है तो 2/1 लिख रहा हूं, जब इसको पलट के लिख रहा हूं तो 1/2 लिख रहा हूं, तो या तो मैं इसको 1/2 लिख लूं
या अगर मैं इसको नीचे लिखना चाहूं तो मैं इसको लिखूंगा 1 या 2/1, सॉरी, इसको लिखना चाहूंगा मैं 2/1। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि सर पलट के सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं यहां लिख रहा हूं, तो मैंने ये वाला लिख दिया, दैट इज माइनस dc अपॉन dt डिवाइड बाय 2/3 dp अपॉन dt डिवाइड बाय 4/9 एंड dd अपॉन में dt डिवाइड बाय 4/5। ये मैंने लिखा और मैंने कहा ये दोनों सेम हैं। क्यों? तू खुद देख ले, इसको पलट के देख, इसको पलट दे, 5/2 आएगा, 5/2 आ रहा है, पलट दे 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, ऊपर जा पलट दे तो 9/4 आएगा, 9/4 आएगा, 5/4 आएगा, 5/4 आएगा। आंसर विल बी राइट, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही आएगा। तो ये जो नीचे वाला होता है ये स्टोशियोमेट्री होता है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि नीचे वाला स्टोशियोमेट्री ऊपर रख दे। 2/5, सी का कितना है 2/3, इसका कितना है 4/9, इसका कितना है 4/5 एंड दैट इज व्हाट योर आंसर। यही पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो जी। आई गेस अब आपको रेट ऑफ द रिएक्शन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा कहानी है रेट ऑफ द रिएक्शन लिखने का। और अब आप किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लिख सकते हैं अगर मैं आपको कोई भी ऐसी रिएक्शन दे दूं। सबको पहला सेक्शन के लिए, पहला सेक्शन खत्म हो गया, देख लो, आप खुद ही देख लो भाई, आप खुद ही देख लो, पहला सेक्शन खत्म हो गया है। इसमें एक दो सवाल मैं और करवा देता हूं। लेट सपोज अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं 2a + 3b इट कैन फॉर्म 4c, और मैं आपसे पूछता हूं कि अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए दे रखा है, सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दे रखा है 2 × 10⁵ पर सेकेंड, तो मुझे बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना होगा। सवाल समझ आया? फिर इसके बाद एक नेट का सवाल लिखूंगा। क्वेश्चन सबको समझ आया? क्या बोला मैंने कोई रिएक्शन दे दिया आपको, और जब भी बच्चों कोई रिएक्शन देगा, वो कोई सी भी ऐसी कोई गंदी सी रिएक्शन दे देगा और ऐसा कुछ बोले ना, रेट ऑफ अपीयरेंस बता, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बता, इसका अपीयरेंस बता, उसका डिसअपीयरेंस बता, तो तेरा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबके जो भी रिएक्शन है पूरे के लिए रेट लिख दे। देखा जा, आजा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं तो क्या आएगा? अब रेट लिखने में तू चैंपियन है, इसके लिए रेट लिख तो -dA अपॉन dt -dB अपॉन dt dC अपॉन dt अपॉन में स्टोशियोमेट्री 2 3 4, पलट के लिखना, पलट के लिख ले। तो ये आ जाएगा 1/2 -dA अपॉन dt 1/3 -dB अपॉन dt 1/4 dC अपॉन dt एंड दैट इज व्हाट योर रेट ऑफ द रिएक्शन। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? अगेन ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है, बट सिर्फ इतना क्या है, अगर मैं सिर्फ इतना बात करूं, सो दैट इज व्हाट रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नेगेटिव है, ए है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए सिर्फ इतना क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी सिर्फ इतना क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी? सर फ्रैक्शन को हटाने की कोई जरूरत नहीं है सुभाष दोस्त। अगर वो फ्रैक्शन हटा के ऑप्शन देता ना, तब तू निकालता, तब तू इसको बैलेंस आउट करता रिएक्शन को। फ्रैक्शन हटाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो फ्रैक्शन इन्वॉल्व करके लिख ले, ठीक है। अब मैंने ये सवाल दिया आपको, आपको करना क्या है बच्चों, आपको यहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन दे रखा है, जो मैंने यहां पे लिखा एक्सप्रेशन, इसका यूज करके आपको ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस, ये क्या है डीसी अपॉन dt, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब -dA अपॉन dt। अब ये वर्डिंग्स बच्चों पता होनी चाहिए यार। डिसअपीयरेंस मतलब जो गायब हो रहा है, गायब होने वाली चीज रिएक्टेंट होती है। तो आपको ये दे रखा है, ये निकालना है, मतलब इसका और इसका कंपैरिजन करना है। तो मैंने एक बात बोली आपको, जब भी आपको कोई रिएक्शन दे, पहला अगेन उस रिएक्शन में अपीयरेंस डिसअपीयरेंस देके किसी दूसरे का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस पूछे, तो आपको सबसे पहले रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जैसे ही अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा तो अपन को अब अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के रिलेशन मिल गए। तो ये गिवन है, ये निकालना है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दे, क्योंकि इक्वल ही है ना भाई, बीच में इक्वल साइन ही है। ओ भाई ओ, तो आंसर बता कितना आएगा?
तो इसका वैल्यू निकालना है, 2 को उधर ले जा, इस 2 को उधर ले जा, 2/4 into 2 into 10 to the power 5, this will cancel out. So 1/2 into 2 into 10 to the power 5, this becomes 10 to the power 5. कोई दिक्कत परेशानी, एनी दिक्कत, एनी परेशानी हो तो मुझे बता दो, नहीं है तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? everyone को क्लियर है ये? Is it clear to everyone? बोलो रे, सही है, सही तो ये है मास्टर, सही तो ये है ही, हमने कब कहा सही नहीं है? चलो जी, टुंग टुटुंग टुंग टुटुंग टुंग टुंग टुटुंग टुटुंग टुंग। नहीं आएगा, नहीं आएगा। अर्शी देखना, अर्शी देखो, यहां पे देखो, मैंने इसी को, इस पूरे को अंग्रेजी में ऐसा लिखा, और जब मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा था तो मैंने इसको नेगेटिव के साथ लिखा। नेगेटिव इस बात का ही प्रूफ है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, ठीक है? तो नेगेटिव उधर नहीं आएगा, ठीक है अर्शी? हाँ जी, बताओ जी, इसका आंसर क्या होगा? जे, कुछ तो कहो जे, बोलना यार। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना यस। ओके, बी आंसर आ रहा है, सबका बी आंसर आ रहा है। तो आइए बता दो तो कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ये रिएक्शन है, सबसे पहला कर्म धर्म रेट ऑफ द रिएक्शन लिख देंगे। सीधा लिख रहा हूं इस बार, क्योंकि अब तू चैंपियन हो चुका है, चैंपियन है मैं। तू क्या है? चैंपियन है तू, चैंपियन है तू। अब जैसे मैंने लिखा, तुझे पता है सर, रेट ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन बोल ले या डिसअपियरेंस बोल ले, एक ही बात है। तो ये गिवन है, ये निकालना है, कंपेयर कर, कंपेयर करो। बी आंसर आ रहा है सबका, सबका बी आंसर आ रहा है।
क्या लिखे जा रहे हैं सर? मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ ये टॉपिक। ओके शिवाली जी, कोई बात नहीं, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हो गया। इसमें क्या हो गया, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो। पता है, कई बार ना मैं अपने लेक्चर खुद देखता हूँ ना, मैं इतना हंसता हूँ भाई, मैं क्या 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 करता हूँ। ओके, क्या सभी इस बात को समझ पा रहे हैं? हम आगे चलें? चलो चलो मास्टर जी, आगे चलते हैं हम। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। We done with the section number A, and now we're just moving toward the section number B, and that is what the factor affecting the reaction rate. क्या बोलते हो? अंग्रेजी में हो जाए, हो जाए, हो जाए मास्टर जी। So let's start our the second section. That's the section number B. That's the factor affecting the rate of the reaction. Now in this section, we just first know how actually a rate of reaction occur. In other words, first of all, we have to know about how a reaction occur in order to know the factors that actually gonna affect the rate of the reaction. ठीक है? अब दोबारा हिंदुस्तान में वापस आ जाते हैं और हिंदी में शुरू करते हैं। फील नहीं आ रहा है? फील आना चाहिए ना भाई। अच्छा, पता है, एक बैच मैंने अंग्रेजी में पढ़ाया भाई। अंग्रेजी मतलब पता है, अंग्रेजी में पता है, एक बैच था आईटी साउथ वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको हिंदी विंदी कम समझ आती है। उनको अगर मैं ऐसे अंग्रेजी में पढ़ाता था ना, तो बीच में जैसे तुम्हें बोलता ना हाँ जी, तो वो मुझे क्वेश्चन पूछते थे कि सर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हाँ जी, क्या यहाँ पे केमिस्ट्री में कहीं हाँ जी इस्तेमाल हो रहा है क्या? मैं क्या हो चचा, एक तो मैं तुम्हें अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूँ, ऊपर से तू हाँ जी भी पूछ रहा है, हाँ जी क्या होता है? मैं उनको पढ़ा, जब मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा था उनको, शायद मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा था, ठीक है। ये पढ़ते हो तुम? तुमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया? सर इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगना चाहिए। ये तुम पढ़ते हो ना। अब मैं उसको कह रहा, जैसे ये वो होता है कि एरो इस तरफ जा रहा है, फिर एरो इस तरफ जा, ये पढ़ते हो, पढ़ लिया तुमने ये मैक्सवेल स्क्वायर? यस, इट्स सम मैक्सवेल स्क्वायर। अब मैं कैसे बताऊं कि एरो इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, जहां पे लगेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको अंग्रेजी में समझाओ। है दम, हे दम, तो आजा। इसको अंग्रेजी में समझाओ कि when the arrow is passing from S to T and it will hit T, it becomes negative. भाई it's another level of task भाई, ठीक है? ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूं भाई। इसको इसको याद कैसे रखते हैं? सम हार्ड प्रॉब्लम्स, है ना, ये एक तरीके का मोटिवेशन है। सम हार्ड प्रॉब्लम्स गोज थ्रू अ वेरी इजी सॉल्यूशन। वाह वाह। चलो जी, सेक्शन नंबर बी शुरू करते हैं। तो देवी और सज्जनों, कृपया करके गौर फरमाइएगा। बस करो रे, बस करो, बस वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। अपन शुरू करते हैं भाई। अपन जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे, हम किसी के लिए नहीं बदल सकते। सो अपन सेक्शन नंबर बी शुरू कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि सर फैक्टर अफेक्टिंग कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की रेट को बदलते हैं ना? तो मुझे जरा बता, मान ले फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे धीरे चल रहा था, तो तुझे मुझे तेज करना है, तो तूने मुझे धक्का मारा, पक्की बात है?
मान ले तू अगर मुझे बिना जाने मुझे धक्का मारे, मतलब ये कि मान लो अगर मैं चल रहा हूं तो तुझे मेरी स्पीड को तेज करना है, तो तुझे पता लग गया कि मास्टर को धक्का मारना पड़ेगा, बट तू अगर मुझे धक्का मारने के लिए कोई सुटकूजा ले आया, सुटकू सा आदमी ले आया, छुटकू सा, तो मुझे हिला ही नहीं पाएगा भाई, धक्का 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 लगेगा नहीं उससे। इट मींस हां, मेरी रिएक्शन की रेट को बढ़ाना है, मेरी स्पीड को बढ़ाना है, फैक्टर लगाना ही पड़ेगा कोई ना कोई, बट फैक्टर लगाने से पहले मेरे बारे में जानना अनिवार्य है। जब तक तू मेरे बारे में नहीं जानेगा तब तक तू फैक्टर नहीं पहचान पाएगा या फैक्टर का प्रभाव नहीं जान पाएगा। यस और नो? तो सबसे पहले तो अपन ये जानेंगे, क्योंकि अपन को फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट को समझना है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि रिएक्शन कैसे होता है, क्योंकि एक बार ये पता लग गया कि रिएक्शन कैसे होगा तो फैक्टर वैक्टर निपटा देंगे। आइए जी, मैं बिंदु डालता हूं फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। देखना गुड्डू, फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। सबसे पहले, क्योंकि मैंने बोला फैक्टर अफेक्टिंग को जानने से पहले हाउ अ केमिकल रिएक्शन अक्कर, इस बात को जानना बहुत अनिवार्य है। कहा है भैया जी? अबे कहा जाने, क्योंकि इसको जानते ही अपन को एक तो ये समझ आ जाएगा कि कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अबे फैक्टर भी तो पता लगना चाहिए ना कि किस तरीके से अपन निपटा सकते हैं, रिएक्शन की रेट को बदल सकते हैं। तो वो जानने के लिए एक बात तो अपन को ये जाननी पड़ेगी कि रिएक्शन कैसे होता है। इसी बात से हमें यह पता लगेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और दूसरी बात यह पता लगेगी कि किस तरीके से वो फैक्टर रिएक्शन की रेट को बदल सकते हैं। थोड़ा समझ आ रहा होगा? हाँ, इधर आजा। सो हाउ अ केमिकल रिएक्शन अकर, इस बात को जानने के लिए मैंने सबसे पहले बोला कि मैं एक रिएक्टेंट लेता हूं और मुझे अगर वहां से प्रोडक्ट जाना है, तो इन शॉर्ट अगर मैं ये जानना चाहूं हाउ अ केमिकल रिएक्शन अकर, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि मैं किस तरीके से किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में भेज सकता हूं। यही मतलब है रिएक्शन होने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना। मेरी बात ध्यान से सुनना गुड्डू। तो सर अगर मुझे यह जानना है कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे जाएगा, तो सबसे पहली कहानी क्या होगी? बड़ा सिंपल है सर, बड़ा सिंपल है। हम सभी बच्चे कई बार लेबोरेटरी में जाते हैं लैब में जाते हैं, है ना? तो लैब में सारी बोतलें पड़ी होती है ना, बॉटल्स पड़ी होती हैं, HNO3, HCl, H2SO4। तो क्या रिएक्शन होते ही चलता है क्या लैब में 24 घंटे? नहीं। जब तक तू उन बोतलों को उठा के मिलाता नहीं है तब तक धुआं नहीं निकलता। ओह, it means in order to carry out the reaction, the very first important thing is to make reactant interact with each other. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरेक्शन होना चाहिए। किसका? रिएक्टेंट का। जब तक वो मिलेंगे ही नहीं रिएक्शन चलेगा ही नहीं भैया। ठीक है गुड्डू? तो सबसे पहला स्टेप, इंटरेक्शन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। अब सवाल उठता है मास्टर जी इंटरेक्शन तो हो रहा है, अब तो जब जब इंटरेक्शन होगा, मान ले मैंने मिलाया, दैट मींस कोई रिएक्टेंट को इंटरेक्ट करवाया, तो ड्यूरिंग इंटरेक्शन हो ये रहा होगा कि वो जो मॉलिक्यूल है आपस में, तो अगर मैं ए और बी मिला रहा हूं तो ए और बी मिलने के बाद, एक दूसरे में आने के बाद वो एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराने वाली कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज मैं आपको क्या बता रहा हूं भाई, ये सार है केमिकल काइनेटिक्स का। कैसे? दे देख, आगे चल के तू एक टर्म पढ़ेगा, कोलिजन, टकराना गुड्डू, टकराना। ये टकराने वाली कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो यही समझा रहा हूं कि सर हाउ अ केमिकल रिएक्शन अकर, तो सबसे पहले रिएक्टेंट को मिलाना पड़ेगा। रिएक्टेंट मिलाने का मतलब इंटरेक्ट करवाना पड़ेगा। ड्यूरिंग इंटरेक्शन उनमें टकराव होंगे। यस सर, इंटरेक्शन से क्या होगा? कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब जब जब भी टकराव होगा, ओ भाई ओ,
जब जब टकराव होगा तो सर इस टकराव से क्या होगा, इस टकराव से क्या होगा, आइए मैं समझा देता हूं। तो जब जब ये टकराएगा, मान लो मेरे पास क्या है, ए बी और ये सी डी है ना, यही तो पूरी केमिस्ट्री है ना भाई, केमिस्ट्री ही यही है पूरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री यही है भाई, कि सर इससे इधर कहां जाऊं, इधर से इधर जाना है, दैट इज व्हाट केमिस्ट्री, यहां से यहां जाना है बस, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मेरे पास ए बी और सी डी है, तो मैंने इन दोनों को मिलाया तो इनमें टकराव हुआ होगा, टकराव हुआ है तो ड्यूरिंग टकराव क्या हो रहा है सर, डेफिनेटली मान लो ए बी सी डी था, मेरे से ए डी और सी बी बन गया, तो हुआ ये होगा कि सर पहले ए डी था, फिर बाद में ए बी था, फिर ए डी बन गया। तो ये कैसे बना होगा सर, ये जो बॉन्ड थे इनके बीच में टूटे होंगे, तो बॉन्ड ब्रेकिंग भी हुआ होगा एंड बॉन्ड फॉर्मेशन भी हुआ होगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है, क्या किसी को कोई दिक्कत है? इट मींस कि सर जब जब मैं कहता हूं इंटरेक्शन होगा, जब जब कोलिजन होगा, कोलिजन से दोनों मॉलिक्यूल्स में, जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, उनमें बॉन्ड टूटेंगे या बनेंगे, दैट मींस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अक्कर। और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मतलब ये कि सर अगर ए बी था और सी डी था, तो बॉन्ड इसमें से टूट गए और नए बॉन्ड बन गए, तो पहले ये ए बी था, तो बाद में बॉन्ड टूटने और बनने के बाद ये ए बी नहीं रहा, ये क्या बन गया, ए डी, कुछ नया बन गया, प्रोडक्ट बन गया, कुछ नई चीज बन गई, दैट मीन्स इसमें चेंज आ गया, केमिकल चेंज अक्कर। पहले ए बी था, फिर ए डी बन गया, केमिकल चेंजेस अक्कर। केमिकल चेंजेस अक्कर का मतलब प्रोडक्ट बन जाना, प्रोडक्ट बन जाना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया है। अबे अगर ये चेंज हो गया ना भाई, ये ए बी था, ए डी बन गया, प्रोडक्ट बन गया बस। तो अपन शुरू कहां से हुए थे, रिएक्टेंट को मिलाने से, बन क्या गया, प्रोडक्ट। यही तो चलना, यही तो अपन को चाहिए था, यही तो अपन को बनाना था। रिएक्टेंट से शुरू हुए और प्रोडक्ट बन गए, तो यही तो अपन को बनाना था ना मेरे भाई। क्या सबको ये कहानी क्लियर है? अभी इसको जोड़ूंगा, अभी जोड़ूंगा किससे, कि सर अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट को पढ़ रहे हैं। अबे कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे वो रिएक्शन की रेट को बदल सकता है? तो मैंने कहा इस बात को जानने से पहले तुझे ये जानना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसे होता है। तूने जान लिया कि सर टकराएंगे बॉन्ड बनेंगे, टूटेंगे बॉन्ड बनेंगे, टूटेंगे चेंजेस होंगे, और चेंजेस होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। क्या बोलती पब्लिक? तो अब सवाल उठता है कि सर ये वाली बात, ये तो हो गया हाउ द रिएक्शन अकर, ये वाली बात रेट ऑफ द रिएक्शन से कैसे लिंक करती है? तो आइए मैं बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। तो मान लो मैंने कहा टकराने से, बॉन्ड बनने टूटने से प्रोडक्ट बन जा रहे हैं, तो अगर मान ले ज्यादा जल्दी टकरा रहे हैं, गुड, क्या बोला मैंने, अगर ज्यादा जल्दी टकरा रहे हैं, मतलब क्या, मतलब कमरे में अगर मैं अकेला ही था, इसी कमरे में वॉल्यूम से मैं अकेला बैठा हूं, इसी कमरे में 100 लोग आ जाएं तो टकराने लग जाएंगे। दैट मीन्स कि सर जब टकराव जल्दी होंगे, कोलिजन जल्दी होंगे, तो बॉन्ड जल्दी बनेंगे टूटेंगे, बॉन्ड जल्दी बनेंगे टूटेंगे, तो उनमें केमिकल चेंजेस जल्दी होंगे। दैट मीन्स जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर मैं जल्दी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आ रहा हूं, तो इसी को तो मैं रेट ऑफ द रिएक्शन कहता हूं भाई। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कहीं ना कहीं इन सारे पॉइंट से लिंक करता है, मैंने आपको अभी बताया। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? तो कैसे लिंक कर रहा है, यही फैक्टर्स होंगे। जैसे सबसे पहला मैंने क्या बोला, अगर इस कमरे में मुझे किसी तरीके से टकराव को बढ़ा देना है, बस जिस भी तरीके से टकराव अफेक्ट हो रहे हैं, कोलिजन अफेक्ट हो रहे हैं, कोलिजन बढ़ जा रहे हैं, घट जा रहे हैं, जिस भी तरीके से वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को अफेक्ट करेंगे। कैसे? मान लिया अगर टकराव ज्यादा हो रहे हैं, तो जल्दी प्रोडक्ट में जाएगा, तो रेट ज्यादा। अगर टकराव धीरे हो रहे हैं, तो धीरे प्रोडक्ट में जाएगा, रेट कम। तो सारी कहानी किस पे है? टकराव पे। दैट मीन्स
कि सर अब हमें वो फैक्टर ढूंढने हैं जो टकराव को अफेक्ट करें। क्यों? क्योंकि जो जो टकराव को अफेक्ट करेगा वो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए पहला एग्जांपल, तू नाम खुद बोलेगा, नाम तू खुद बोलेगा। पहला एग्जांपल, मान लो मैंने वी वॉल्यूम रखा, वी वॉल्यूम था, इसमें मैंने 10 मॉलिक्यूल रखे थे पहले। इसी वी वॉल्यूम में अगर मैं 50 मॉलिक्यूल रख दूं तो बता होगा क्या? सर टकराव बढ़ जाएंगे। तो एट सेम वॉल्यूम अगर मैं नंबर इंक्रीज कर दूं तो इसी को क्या बोलता हूं? कॉन्सेंट्रेशन। फटाफट से जयकारा लगा दे, फटाफट से जयकारा लग जाना चाहिए कि सेम वॉल्यूम में अगर नंबर बढ़ेगा, इन शॉर्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो नंबर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, टकराव बढ़ेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जल्दी बता। विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ concentration on rate of the reaction? With increase in concentration, rate of reaction, अरे बोलना यार, it will increases. So it directly proportional to number of molecules ऐसे लिख ले, और नंबर ऑफ कोलिजन्स उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे। ये बात सबको समझ आई? क्या मैं ये बात लिख सकता हूं, जितने ज्यादा टकराव होंगे उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा? तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, उतने ही टकराव होंगे, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? मचा डाला, मचा डाला, यस और नो? पहला फैक्टर तैयार है। दूसरा फैक्टर मान लो दूसरे फैक्टर का नाम आना चाहिए फटाफट से। मान ले अगर मैं इस कमरे में खड़ा हूं और 10 लोग बैठे आराम से चाय वाय पी रहे थे, तो आग लग जाए कमरे में तो भाग लेंगे भाई, भागेंगे तो टकराएंगे। इट मींस, मुझे बता, अगर मैं टेम्परेचर बदल दूं, अगर ऑब्वियसली ना चाय पी रहे थे भाई, आग लग गई मतलब कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? Good. So as temperature increases, number of collision increases, rate of the reaction increases. बात खत्म। बोलो जी। ठीक है। दूसरा, इसी में एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, इसको भी अगर उतारना चाहो तो आप उतार सकते हो। छोटा सा ऑब्जर्वेशन एक और है, ध्यान रखना बच्चों। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और है, वो क्या है? अगर मान लो मैंने कहा मेरे पास कोई ए बी बॉन्ड है, वो प्रोडक्ट में जा रहा। अब तू सारी थ्योरी सीख चुका है, काइनेटिक्स में जितनी भी थ्योरी है ना, तू सब सीख चुका है। यही थ्योरी है बस। कुछ भी कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी है ना, इसी से घूम फिर के होगी एक्सप्लेन। सो ए बी से अगर मैं पी जा रहा हूं और एक रिएक्शन चल रही है सी डी से मैं पी जा रहा हूं, दोनों बॉन्ड, अबे दोनों एटम अलग हैं, ए बी है सी डी है, दोनों के बीच में बॉन्ड अलग अलग होंगे। मैंने ऐसा बोला कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ए बी बॉन्ड की ज्यादा है सी डी से, तो बता रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? किसका ज्यादा होगा? रिएक्शन फर्स्ट का कि सेकंड का? रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा? जल्दी बोल। तो अब ध्यान रखना। मान ले सर अगर ये जुड़े हुए हैं, अबे टूटेंगे तब तो जाएंगे ना प्रोडक्ट में। ये जुड़े हुए हैं, टूटेंगे तब तो जाएंगे प्रोडक्ट में। तो मान ले अगर ये ज्यादा तगड़े जुड़े हुए तो बहुत बहुत जान लगेगी भाई, बहुत टाइम लगेगा, टूट के तब ये प्रोडक्ट में जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। और जो वीक है वो तुरंत टूट के तुरंत प्रोडक्ट में। सो वीकर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, फास्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन। यस और नो? इट मींस यहां से मैं दूसरी बात लिखूंगा, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। इस बात से एग्री करते हैं? ठीक है।
अब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे। अबे भाई रिएक्टेंट है कैसे, किस नेचर का है रिएक्टेंट, उस पे डिपेंड करेगा ना भाई, उस पे डिपेंड करेगा ना। दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसीलिए तीसरा फैक्टर, पहला कंसंट्रेशन हो गया, फिर टेम्परेचर हो गया, फिर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है वो। यस। सो कंक्लूजन क्या है आपको ये याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स और दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पहली चीज। उसके बाद रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि सर जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, देख जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा उतना ही बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्या बोला मैंने? ये जुड़े हुए हैं, जितना ज्यादा ये वीक होगा उतनी जल्दी टूटेगा, उतनी जल्दी टूटेगा। तो आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी उतनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा, और जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। आई होप सो आप ये दोनों स्टेटमेंट से एग्री कर रहे होंगे। कोई बच्चा है जो डिसएग्री कर रहा है तो मुझे बता दो भाई। बोल चुन्नू, कुछ तो समझ आ रहा होगा। तो अब मैंने तुझे क्या सिखा दिया? हे भगवान, तुझे फील ही नहीं आ रहा है। मास्टर जी फीलिंग हमारी मर चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर मैं आपको चारों बिंदु में से कुछ भी पूछूं, लास्ट वाला छोड़ के, लास्ट वाला भी मैं सिखाऊंगा तो आपको, पहले तीनों में से अगर मैं कुछ भी पूछ लूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस और नो, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप बच्चों इसमें ना पता क्या बात लिखो, ये पूरी स्टेटमेंट लिख लो यहां तक, ठीक है? और उसके बाद ये लिखना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। मेन बात ये मैंने चमका के ऊपर लिख दी। अगर मैं आपसे इन तीनों में कुछ भी पूछूं तो आप मुझे तीनों के बारे में बता सकते हो। और ये तीनों के बारे में ही मैं क्यों पूछूंगा? क्योंकि सर आपने मुझे सिलेबस लिख के बता दिया है, और इस सिलेबस में क्या पढ़ना है? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, जो मुझे आता है। अरे बोलना भाई, तुझे आता है ना भाई, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये जितनी भी चीजें सब में वही पढ़ना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं तुझे पूछूं कि बता आर्हेनियस थ्योरी क्या बताएगा, क्या बताए? अबे आर्हेनियस थ्योरी में पढ़ना क्या है सर? कोई सी भी थ्योरी हो बताएगा यही कि टेम्परेचर का रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या प्रभाव है। तो हां सर, आर्हेनियस थ्योरी भी यही बताएगा, बट उसमें एक स्टेप अपन को और पता लग गया, क्या कि आर्हेनियस थ्योरी कहीं ना कहीं इसी बात को बता रहा होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ रहा है। हां कि ना? अरे बोल भाई। चलूं आगे? चल 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 मास्टर, सही चल रहा है, चलते चल। आउच। अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, ये आप थोड़ा सा आगे चल के सीखोगे। अभी मैंने जस्ट सिखा दिया आपको कंसंट्रेशन का। आप यहां पे लिखना जनरली इंक्रीजेस विद, ऐसे लिख ले, रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। जनरली का क्या मतलब हुआ यहां पे? तो बच्चों आप ना आगे चल के पढ़ोगे भी, ये नेगेटिव ऑर्डर की भी रिएक्शन होती है। इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लो। नेगेटिव ऑर्डर की मतलब कंसेंट्रेशन कई बार बढ़ाने से रेट घट भी जाता है, ठीक है? ऐसा ऑब्जर्व किया गया। जब नेगेटिव ऑर्डर की रिएक्शन, उसको नेगेटिव ऑर्डर क्या होता है आपको नहीं पता, तो आपको नेगेटिव ऑर्डर कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए मैंने बोला आगे चल के अपन जब पढ़ेंगे ना, इसको डिटेलिंग करेंगे, तो मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बढ़ेगा ही, बट ये ध्यान रखना है, कई बार ऐसे पूछ लेना, अगर वो जैसे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, उसमें कंसंट्रेशन का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये धीरे धीरे अपन सीखते चलेंगे। सिमिलरली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा सर? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा एज टेम्परेचर इंक्रीजेस,
इसमें सर रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अब आता हूं तीसरे पे, ये भी सीख लो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट का एक सिंपल सा काम है भाई, कैटलिस्ट का बस एक सिंपल सा काम है कि वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। कैटलिस्ट क्या होता है, आपने इनिबिटर सुना होगा, इनिबिटर मतलब वो रिएक्शन की रेट को कम करते हैं, है ना। और एक एनहेंसर होता है जो उसकी रेट को बढ़ाते हैं, दोनों ही कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। तो कैटलिस्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, बट जनरली जो कैटलिस्ट अपन इस्तेमाल करते हैं, जैसे एंजाइम कैटालिसिस अपन को पढ़ना है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते ही हैं। ठीक है, सवाल हमारा यह है कि बढ़ाते हैं घटाते हैं वो तो ठीक है, बट सर कैसे ये चेंज करते हैं, कैसे बढ़ा भी देते हैं घटा भी देते हैं, कैसे कैटलिस्ट उस बात को अफेक्ट करता है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो कैटलिस्ट, मान ले अगर आप, मैं ये अक्सर एग्जांपल देता हूं, मान ले अगर मैंने ए और बी पोजीशन पे जाना है, तो मैं ना इसको और ढंग से बोलूं तो मान ले तो अपने होम से कोचिंग आता है ना, तो तू बिल्कुल ऐसे घूम फिर के दूसरे तीसरे चौथे मोहल्ले से निकल फिकल के आता था। ठीक है, ऐसे इतनी दूर से आता था, तेल का भी खर्चा बढ़ता था, तेरा ट्रैवलिंग का टाइम बढ़ता था, तू बोर भी हो जाता था, पक्की बात है। तो इतना घूम फिर के आता था तू। फिर एक दिन जब तू घर से निकला तो मैं तुझे रास्ते में मिल गया, भला आदमी, भला आदमी तुझे रास्ते में मिल गया, और मैंने तुझे बुला और मैंने तेरे कान में बोला कि भाई कहां जा रहा है। तूने बोला कोचिंग। तो मैंने कहा यार कोचिंग जा रहा है ना, तो इतना घूम फिर के क्यों जा रहा है, यहीं से चला जा। तो हुआ ये कि पहले जो तू घूम फिर के जा रहा था तो तू पहुंच वहीं रहा था, घर से निकल के कोचिंग ही पहुंच रहा था, बट उसमें तेरी एनर्जी ज्यादा, अबे भाई इतना चलना पड़ रहा था, तू थक जाएगा, ज्यादा एनर्जी लग रही है, ज्यादा एनर्जी लग रही है, ज्यादा एनर्जी लग रही है, स्लो प्रोसेस है। पर जैसी मैं तुझे मिला, मैं मतलब कैटलिस्ट, जैसी तुझे कैटलिस्ट मिला, उसने तुझे बताया कि यार पिछली वाली गली से निकल के चला जा, जल्दी पहुंच जाएगा। तो उसमें हुआ कि एक तो तू जल्दी पहुंच रहा है, दूसरा तेरा एनर्जी भी कम लग रहा है। बोल गुड्डू। सो बस यही काम है कैटलिस्ट का, वो उस रिएक्शन की पाथ को बदल देता है। पाथ मतलब ये लंबा चौड़ा पाथ था, जा वहीं रहा हूं, पर उसने पाथ बदल दिया। और विद चेंज इन पाथ होता क्या है, एनर्जी बदल जाती है जो रिक्वायर है ना, यहां से यहां जाने की, यहां से यहां जाने की एनर्जी इतनी लग रही थी, इसने एनर्जी ही बदल दी, छोटी थोड़ी सी देते ही प्रोडक्ट में। सो दैट इज व्हाट द मीनिंग। तो दो बातें ध्यान रखना, पहला इट्स चेंजेस या इट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेट पाथ, और दूसरा बच्चों इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। ले भाई, ठीक है गुड्डू। तो आई होप सो आपको ये चारों फैक्टर समझ आए होंगे। अब मैं एक एक करके इनकी डिटेलिंग शुरू करूंगा। 1 2, ये तो आपको नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, इस पे एक सवाल आ रखा है नेट का, ये भी देखेंगे। मेजरली अपन को 3 पढ़ने, 1 2 3। आर यू रेडी गाइज, क्या आप तैयार हैं? मास्टर जी तैयार तो हैं, बट यार आज छोड़ दे यार, ना 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 ना, अब नहीं पढ़ेंगे, ना 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 ना, अब हमें जाना है। उसका मैसेज आ रहा है कब से वो कॉल पे कॉल करे जा रहा है, हमें जाना पड़ेगा। रात को भी नहीं बात करने देता तो मास्टर, और रात को भी कहता है पढ़ लो, दिन में भी पढ़ाता रहता है। सर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है? पता नहीं भाई, अभी मैंने बताया है क्या दोस्त तुझे? ऋषु भाई जब पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ठीक है? ओके, ठीक है ऋषु, ऋषु ओके। अभी पढ़ाया नहीं है ना दोस्त, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। सर आपकी क्लास में ना टाइम का पता ही नहीं चलता, घड़ी रुक जाती है क्या भाई?
भूख लग गई है सर। सर है सर, लिए जाना पड़े, इसीलिए जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। कितने मार्क्स का आता है? 20 नंबर का आता है, इंक्लूडिंग फोटो केमिस्ट्री। कई बार ये 24 का भी हो जाता है। सो देवी और सजनों, जो ऑलरेडी जा चुके हैं उनको तो मैं क्या ही कहूं, जो अभी हैं उनसे पूछ लेता हूं भाई, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ओ भाई साहब, even seeing your face brings a smile on our face, sir. Oh, thank you. Thanks a lot. It means a lot to me. सर मैंने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में लिव करते हैं। आप छोड़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी छोड़ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो। नहीं तो पढ़ लेना, एक बार नहीं पढ़ा है तो देख लेना अपने अकॉर्डिंगली। वैसे उसका कुछ इंटर रिलेशन है नहीं किसी भी आगे टॉपिक पे, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? उसका कोई लेना देना नहीं है भाई अगले टॉपिक से। सर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू है, कोई बात नहीं भाई, इसको सॉल्व करो। मैं कुछ भी बताऊंगा सॉल्व तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा कि पढ़ो, मेहनत करो, दिन रात पढ़ो, हाँ उसको हटा दो जिंदगी से, तुम नहीं मानोगे ना। तुम्हें करनी अपने मन की है, तो मैं इसलिए कहता हूं खुद ही से मैनेज करो सारी चीजें। सर आपकी क्लास में सबसे ज्यादा मजा आता है। बस बस अब मुझे जाना चाहिए, अब मुझे लगता है कि अब मेरे लिए जा रहे हैं मजे। मजे मत लो भाई, जाओ पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। सर मैं बाद में पढ़ लूंगी सर, मेरी एमएससी भी चल रही है। कोई बात नहीं, नहीं तुझे, आप बाद में पढ़ लेना। गेट में कितने मार्क्स तक का आता है सर? इसमें से 2 से 3 सवाल आते हैं दोस्त गेट में, वही 6 से 7 नंबर का, 6 नंबर के आसपास का। हाँ सर, फोटो और केमिकल काइनेटिक्स मिक्स में आती है क्या? हाँ भाई मिक्स आती है। चलो 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 जाओ। कितनी बार बताऊं वेटेज ऑफ दिस चैप्टर? कितनी बार बताऊं भाई, कितनी बार बताऊं? जब तक है जान बताते रहूं क्या? परेशान कर दिया है भाई, पूछ पूछ के वेटेज परेशान कर दिया है। चलो 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 जाओ, पढ़ लेना भाई, पढ़ लेना, नहीं तो देख लेना घर वालों से बोल दूंगा मैं। क्या क्या करते हो मुझे सब पता है। हो गया गाइस, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, मस्त रहिए। टेंशन वेंशन मस्त लो भाई, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है? जो चीज अपन को परेशान करती है दूसरे को दे दो, क्या टेंशन। हाँ हाँ मास्टर, हम लाइव इसीलिए आते हैं ताकि अपनी टेंशन तेरे माथे पे फेंक दें। ओके गाइस, बाय बाय बाय। कल आ जाना, ठीक है, टाइम पे। बाय।